अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स F5 का जून 2017 का क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो हम सॉल्व करते हैं और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पर्टेन करता है। सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल हमें कहता है द स्कूल यूनिफॉर्म कंपनी SU कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल यूनिफॉर्म्स। वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज विद द गर्ल्स प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट GPST which has 35 schools across the country all with the same school uniform। एक कंपनी है वो स्कूल के यूनिफॉर्म्स बनाती है और एक उसका क्लाइंट है जिसका नाम GPST है और उसके 35 स्कूल्स हैं पूरे मुल्क में। आफ्टर अ रीसेंट रिव्यू ऑफ द यूनिफॉर्म एट द GPST स्कूल्स द स्कूल्स स्प्रिंग/समर ड्रेस हैज़ बीन रीडिजाइंड टू इनकॉर्पोरेट अ ड्रॉप्ड वेस्ट बैंड। यानी कि स्कूल वालों ने जो है वो स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसको रीडिज़ाइन किया है और एक वेस्ट बैंड जो है उसको ऐड किया। ईच न्यू ड्रेस नाउ रिक्वायर्स 2.2 मीटर्स ऑफ मटीरियल। अब जो ये नई डिज़ाइन वाला ड्रेस है, एक ड्रेस में 2.2 मीटर्स जो है वो मटीरियल इस्तेमाल होगा, कपड़ा इस्तेमाल होगा एक तरह से, विच इज़ 10% मोर मटीरियल देन द प्रीवियस स्टाइल ऑफ ड्रेस रिक्वायर्ड। यानी कि ये जो इस मॉडिफिकेशन या इस रीडिज़ाइनिंग से पहले जो मटेरियल चाहिए होता था उससे 10% ज़्यादा है। तो पहले जो ड्रेसेस बनते थे उसमें कितना मटेरियल चाहिए होता होगा वो मालूम करने के लिए, क्योंकि ये 2.2 10% ज़्यादा है, यानी कि ये 110 है, तो 110 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई तो हम आ जाते हैं 2 पर। ठीक है ना। 2.2 जो है वो 110 हिस्से है ना, आफ्टर 10% इंक्रीज है, तो 100 हिस्से जो होंगे वो कितने होंगे, 100 हिस्से जो होंगे वो 2 होंगे। यानी कि पहले यूनिफॉर्म्स में 2 मीटर कपड़ा लगता था, अब 2.2 मीटर्स कपड़ा लगता है। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है हाउएवर अ न्यू मटेरियल हैज़ ऑल्सो बीन चूजन बाय द GPST विच कॉस्ट्स ओनली $2.85 पर मीटर। अच्छा, मैं कपड़ा जो है वो एक नई जगह से ले रहा हूँ। अब स्कूल जो है वो कपड़ा एक नई जगह से लेगा और वो 2.85 का 1 मीटर पड़ेगा, विच इज़ 5% चीपर। और ये जो है ये 5% चीपर है, 5% सस्ता है, 5% चीपर है देन द मटीरियल यूज्ड ऑन दी प्रीवियस ड्रेसेस। पिछले ड्रेसेस पर जो मटेरियल यूज होता था उससे 5% सस्ता है। इसका मतलब ये अगर 5% सस्ता है तो 100 के बजाय 95 विच इज 5 रुपये सस्ता हर 100 पर, तो ये 2.85 जो है ये 95 रिप्रेजेंट कर रहा है। और पहले वाली वैल्यू पर जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2.85 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इज 2.85 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 3। यानी कि पहले क्या होता था, पहले एक ड्रेस पर 2 मीटर कपड़ा लगता था और 3 रुपए का 1 मीटर आता था। लेकिन अब 2 चेंजेस हुए। एक तो स्कूल ने यूनिफॉर्म को रीडिज़ाइन कर लिया, उसकी वजह से एक यूनिफॉर्म पर 2.2 मीटर कपड़ा लगता है या मटेरियल लगता है, और पर मीटर जो कपड़ा आता है वो एक नई जगह से स्कूल खरीद रहा है तो थोड़ा सा सस्ता आता है, 5% सस्ता आता है, 3% का 5% सस्ता आता है, 2.85 का आता है। ठीक है। अच्छा, इन फैक्ट टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड परचेज्ड एट दिस प्राइस वाज 54,560 मीटर्स। फरवरी के महीने में आपने 54,560 मीटर्स मटेरियल परचेज किया था इस नए रेट पर। ठीक है। द डिज़ाइन, अगले पैराग्राफ में, द डिज़ाइन ऑफ द न्यू ड्रेसेस हैज मेंट दैट द कॉम्प्लिकेटेड न्यू स्विंग मशीन नीडेड टू बी यूज्ड। अब ये जो नया डिज़ाइन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए एक नई स्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली ऑल स्टाफ रिक्वायर ट्रेनिंग बिफोर दे कुड बिगिन प्रोडक्शन। और इसीलिए जितना भी हमारे पास स्टाफ था जो ये यूनिफॉर्म्स बनाता था उसकी एक ट्रेनिंग करवानी है उनको। ये नए यूनिफॉर्म में जो नया डिज़ाइन है वो सिखाना है। ठीक है। द मैनेजर ऑफ द स्विंग डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड ईच ऑफ द न्यू ड्रेसेस टू टेक 10 मिनट्स टू मेक एज कंपेयर टू 8 मिनट्स पर ड्रेस फॉर द ओल्ड स्टाइल। यानी कि अब ये जो नया ड्रेस है ये बनाने में मजदूर एक ड्रेस बनाने में 10 मिनट लेगा, और जो वो पुराना स्टाइल था ना, क्योंकि उसमें वेस्ट बैंड नहीं था, तो एक ड्रेस जो है ना वो 8 मिनट में तैयार हो जाता था। SU कंपनी हैज 24 स्टाफ, ईच ऑफ whom वर्क्स फॉर 160 आवर्स पर मंथ एंड इज पेड अ वेज ऑफ $12 पर आवर। हमारे पास 24 काम करने वाले लोग हैं, एक बंदा 160 आवर्स काम करता है एक महीने में और उसको $12 पर आवर की पेमेंट करी जाती है। All of their contracted hours in Fab
ऑन प्रोडक्शन ऑफ द जीपीएसटी ड्रेसेस एंड देयर वाज नो आइडल टाइम। फैब के महीने में कोई आइडल टाइम नहीं था, सारा स्टाफ जो है वो जीपीएसटी के यूनिफॉर्म्स बनाने में बिजी था। नो लेबर रेट वेरिएंस अरोज इन फैब, कोई लेबर रेट वेरिएंस नहीं था, यानी कि जो हमने सोचा था उतनी ही हमें पेमेंट्स करनी है। ठीक है, इसके बाद मजीद आगे चलते हैं। मजीद आगे बोलता है कि एक्टिविटी लेवल्स फॉर फैब वेयर इज फॉलोअर्स। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, हमने बजट बनाया था कि भाई 30,000 यूनिफॉर्म्स बनाकर हम बेचेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 24,000 यूनिफॉर्म्स, इन रियलिटी 24,000 यूनिफॉर्म्स बनाकर हमने बेचे हैं। आगे लिखते हैं द प्रोडक्शन मैनेजर एट एसयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल परचेजिंग एंड प्रोडक्शन इश्यूज विच अकर। जो प्रोडक्शन मैनेजर है एसयू, जो स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनी है, उस पर वो जिम्मेदार है मटेरियल को परचेज करने में और प्रोडक्शन के इशुएंस के लिए, यानी कि कितना इस्तेमाल होगा। SU company uses standard costing and usually every time a design change takes place, the standard cost card is updated prior to production commencing. जो कंपनी है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम इस्तेमाल करती है और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता है जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होते हैं कि ये चीज़ इतने में होनी चाहिए, ये चीज़ इतने में होनी चाहिए, वो हमेशा अपडेट किया जाता है जब भी कोई चेंज आता है उसके बाद। However, the company accountant responsible for updating the standards has been off sick for the last 2 months. Consequently, the standard cost card for the new dress has not yet been updated. अब वो इस बात को एम्फेसाइज करता है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है ना, उसको हम अपडेट करना वो रह गया है, वो अपडेटेड नहीं है। इसलिए अपडेटेड नहीं है क्योंकि जो बंदा था रिस्पॉन्सिबल उस कार्ड को अपडेट करने के लिए वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज फॉर द मंथ ऑफ फैब। हमें मटेरियल के जो वेरिएंसेस है ना उसको कैलकुलेट करना है, जितनी डिटेल में हम कर सकें उतनी ज़्यादा डिटेल में उसको कैलकुलेट कर हमें प्रेजेंट करना। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखा हुआ है कि भाई मटेरियल के, डायरेक्ट मटेरियल के जो वेरिएंसेस होते हैं ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से, पहले तो वो डायरेक्ट मटेरियल का एक प्राइस वेरिएंस होगा, एक डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज वेरिएंस होगा। फर्दर मोर यूजेज और प्राइस वेरिएंस जो है इसकी भी दो रूट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशनल और प्लानिंग। ऑपरेशनल वेरिएंस वो होता है जो ऑपरेशंस की वजह से आता है। प्लानिंग वेरिएंस वो होता है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड अपडेट ना होने की वजह से आए, जो कि ये आखिरी पैराग्राफ में बात लिखी हुई है। इसी तरह से यूजेज वेरिएंस जो है इसकी भी दो ब्रांचेस होंगी, एक होगा हमारा ऑपरेशन और एक होगा हमारा प्लानिंग वेरिएंस। ऑपरेशन वेरिएंस ऑपरेशंस की वजह से आता है और प्लानिंग वेरिएंस इसलिए आता है कि आपके जो वो स्टैंडर्ड्स हो वो इतने ज़्यादा अपडेटेड ना हो। अच्छा जनाब, अब हम ज़रा सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल के डेटा के हिसाब से मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस पर पहले फोकस करते हैं, ठीक है ना। और वैसे हमने जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो आपकी प्रायर नॉलेज से आपके पास होना चाहिए, वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लेकिन यहां पर ये प्राइस वेरिएंस ऑपरेशनल में और प्लानिंग में ब्रेक हो रहा है। ये प्राइस वेरिएंस ऑपरेशनल में और प्लानिंग में दोनों में ब्रेक हो रहा है, तो हमें इसमें मजीद डिटेल में जाना होगा। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का प्लानिंग वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? प्लानिंग वाला पार्ट। प्लानिंग वाला पार्ट सर क्यों आता है? प्लानिंग वाला पार्ट इसलिए आता है कि आपके स्टैंडर्ड्स अपडेटेड ना हो, यानी कि वो जो ऊपर सिनेरियो में लिखा हुआ है ना कि नई तरह का यूनिफॉर्म आया और उस पे जो मटेरियल लगेगा उस वो भी कंपनी ने या यूनिफॉर्म वालों ने जो है वो चेंज किया है, स्कूल ने चेंज किया है, वो अपडेशन ना हुई हो, उसकी वजह से जो वेरिएंस अराइज होगा। देखो पहले हम जहां से मटेरियल खरीदते थे ना, हमें $3 का पड़ता था, ठीक है, और अब जहां से मटेरियल खरीदा गया है वो 2.85 का पड़ रहा है। अब जो बंदा था रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट दी स्टैंडर्ड्स, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर जहां पर 3 लिखा हुआ था उसको 2.85 पर लेकर आना था, यानी कि इसको अपडेट करना था ना कि भाई अब हम इस साल जो है वो या इस महीने जो है वो एक नई तरह का मटेरियल यूज करेंगे जो कि 2.85 का आएगा,
3 का नहीं आएगा, सस्ता आएगा, तो हमें उसको अपडेट करना था, लेकिन क्योंकि वो बीमार था तो ये चीज अपडेट नहीं हो सकी। तो ये जो चेंज है ना, ये प्लानिंग वेरिएंस में आता है। ये किस में आता है? ये प्लानिंग वेरिएंस में आता है। और इसके लिए तुम करोगे क्या, जो आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट है, जो आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट है और जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट है उसका डिफरेंस लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट से। मैं जरा इसकी वर्किंग बताता हूं। देखो, पिछले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 मीटर रॉ मटेरियल $3 का आना चाहिए ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स, नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 2.85 का आना चाहिए, बिकॉज वो जो यूनिफॉर्म बनाने वाली यूनिफॉर्म का जिसने ऑर्डर दिया है, जिस स्कूल ने, उस स्कूल ने बोला है भाई हमें एक सस्ता कपड़ा मिल गया है और 5% सस्ता होगा तो आप ये वाला कपड़ा इस्तेमाल कर लो, बिकॉज ये $3 का नहीं पड़ेगा, ये $2.85 का पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। यहां पर ये लिखा हुआ है इन फैब द टोटल अमाउंट ऑफ मटीरियल यूज्ड एंड परचेज्ड एट दिस प्राइस वाज 54560। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 54560 से, और इसकी अगर कंप्यूटेशन करते हैं 54560 इंटू 0.15, तो ये बनता है आपका 8184। ठीक है, ये आपका बनता है 8184। ये क्या है? ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का प्लानिंग वाला पार्ट है। सर प्लानिंग वाला पार्ट वापस से समझाएं। प्लानिंग वाले पार्ट का मतलब ये है कि आपके स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं हुए थे, उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है। आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है उसमें अभी भी $3 लिखा हुआ है, लेकिन वो होना कितना चाहिए? $2.85 होना चाहिए, बिकॉज स्कूल था जिसने आपको यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर दिया, उसने खुद ही ये बता दिया कि इस साल तुम $3 वाला नहीं बल्कि 2.85 वाली चीज खरीदना। ठीक है, ऑपरेशनल में क्या आता है? अब जो बंदा जिम्मेदार था उसको खरीदने का, अगर वो मजीद कोई बचत कर लेता है चीजें खरीदने में, मटेरियल खरीदने में, तो वो ऑपरेशनल वेरिएंस में आएगा और उसका क्रेडिट उस परचेजिंग मैनेजर को जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मटेरियल प्राइस का अब ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करता हूं, सवाल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई स्कूल ने ये कहा था कि ये वाला कपड़ा 2.85 का आएगा और हमारा जो मैनेजर है जिसकी जिम्मेदारी है चीज़ों को परचेज करना, वो 2.85 से महंगा या सस्ता लेकर आया। ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, ऐसा कुछ सवाल में नहीं लिखा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि भाई हमने जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। रिवाइज स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्कूल ने ये बोल दिया था यार ये 2.85 का मिलेगा 1 मीटर। हमारे मैनेजर ने कितने का खरीदा है? कहीं कुछ नहीं लिखा कि वो डिफरेंट हो, तो 2.85 का ही खरीदा होगा। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स 54560। ठीक है, डिफरेंस कितना आया, मतलब आंसर कितना आया? 0। अब कोई ये पूछेगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इन टोटलिटी क्या आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 8184 का फेवरेबल आ रहा है, बिकॉज मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहां पर दो चीजों पर बेस करता है, प्लानिंग और ऑपरेशनल। प्लानिंग 8184 का फेवरेबल आया है और ऑपरेशनल 0 आया है, तो टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस 8184 का फेवरेबल आया। तो सर इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या होती है? इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की ये ज़रूरत होती है कि हमें वेरिएंसेस की बेस पर लोगों को बोनस देना होता है। अब जो बंदा हमारी कंपनी में परचेजिंग मैनेजर है, जो बंदा वो है जो परचेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या मैं उसको ये बोलूँगा शाबाश तुमने 8184 रुपीज़ कंपनी के बचाए हैं क्योंकि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है? हरगिज़ नहीं बोलूँगा। मैं उसको ये समझाऊँगा कि ये जो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, 8184 का फ़ायदा नज़र आ रहा है, वो तो सिर्फ इस बात की वजह से नज़र आ रहा है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं किए। इसमें तुम्हारा क्या कमाल है भाई? हमें पता था कि इस साल 2.85 में ही मिलेगा 1 मीटर, रादर देन के पिछले सालों की तरह $3 में मिलेगा। तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि ये रिवाइज स्टैंडर्ड 2.85 होता और एक्चुअल रेट यानी कि ये लेकर आ जाता ₹2 में, और यहां पर कोई ऑपरेशनल वेरिएंस आ रहा होता, उसका क्रेडिट परचेजिंग मैनेजर को जाता। मैं ये बोलता हाँ ठीक बात है कि नए रेट्स के हिसाब से ये चीज़ 2.85 की मिलनी चाहिए, तुम 2 में ले आए, तुम्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम आ जाते हैं अपने मटेरियल के यूजेज वेरिएंस पर। उसके भी 2 हिस्से हैं,
मटेरियल यूजेज वेरिएंस के क्या दोस्त हैं? अगेन एक है ऑपरेशनल और एक है प्लानिंग। तो हम ऑपरेशनल और प्लानिंग को कैलकुलेट करते हैं और फिक्र की कोई बात नहीं है, अगर आप पहली बार ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हो थोड़े टाइम में आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रिप आ जाएगी। अब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस पर जाते हैं कि यूजेजेस की वजह से जो है ना वो क्या चेंज आया है। अच्छा, यूजेज में भी दो वेरिएंस है, कौन कौन से? प्लानिंग और ऑपरेशनल। अच्छा, आम हालात में वैसे हमने जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस अपने पिछले पेपर्स में सीखा है वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सीखा है स्टैंडर्ड रेट बाहर और ब्रैकेट में आता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एग्रीड? इसका आपको मैंने लेक्चर भी दिया होगा या बताया होगा कि भाई इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक है प्लानिंग और प्लानिंग के बाद एक है हमारे पास ऑपरेशनल, है ना? एक है प्लानिंग और एक है ऑपरेशनल। तो हम प्लानिंग और ऑपरेशनल के हिसाब से चीज़ें अगर देखें तो भाई कैसे देखेंगे हम? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग वाला वेरिएंस अराइज होता है अगर आपके स्टैंडर्ड्स अपडेटेड ना हो उस वजह से, ठीक है ना? अच्छा, स्टैंडर्ड रेट $3 का है, स्टैंडर्ड रेट $3 का है, ठीक है ना? स्टैंडर्ड रेट $3 का, ये तो हमें मालूम है। ब्रैकेट में क्या आएगा? अब ब्रैकेट में जो चीज़ आएगी ना उस पर ज़रा आप लोगों ने जो है वो गौर करना है, ठीक है ना? ज़रा आप लोगों ने गौर करना है। ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है? और बाहर तो स्टैंडर्ड रेट आना है। अच्छा सर, करके बताएं कैलकुलेट। ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का क्या मतलब है सर? ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड्स अपडेट होने से पहले यानी कि पहले जो होता था यानी कि 2 मीटर, पहले क्या होता था? पहले एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता था और आपने एक्चुअली 24,000 यूनिफॉर्म्स बनाए तो 2 इंटू 24,000 कितना होता है? 2 इंटू 24,000 टोटल हो जाता है आपका 48,000, ठीक है ना? 48,000 क्या है? ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स है। ओरिजिनली एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 मीटर लगता था, आपने अगर 24,000 यूनिफॉर्म्स बनाए हैं तो 48,000 मीटर्स लगा माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का क्या मतलब है कि यार ये जो रिविजन जो हमारे स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं हुए, अगर ये अपडेटेड होते ना तो हमारा स्टैंडर्ड 2 पर नहीं खड़ा हुआ होता बल्कि 2.2 पर खड़ा हुआ होता और 2.2 इंटू 24,000 विच इज 52,800। हम ये कहते हैं कि भाई 52,800 मीटर यूज होना चाहिए, ठीक है? तो 52,800 यहाँ आएगा मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट जो कि 3 का है। तो देखते हैं कितना आता है। 48,000 माइनस 52,800 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बनता है 1440 एडवर्ड्स, 1440 एडवर्ड्स, ठीक है? अच्छा, अब ये बात याद रहे कि प्लानिंग वेरिएंस क्या है? हमारे स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं हुए उसकी वजह से जो डिफरेंस आया, हमारे स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं हुए इसलिए हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि 48,000 मीटर्स यूज होना चाहिए रादर देन अगर स्टैंडर्ड्स अपडेट होते तो 52,800 होता। प्लानिंग वेरिएंस का क्रेडिट किसी भी बंदे को नहीं जाएगा। अच्छा, यूजेज वेरिएंस किसके लिए कैलकुलेट होता है? प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कैलकुलेट होता है ताकि हम ये देखें कि यार उस प्रोडक्शन मैनेजर को हमने जितने मटेरियल यूज़ करने का कहा था उससे कम मटेरियल यूज़ किया है या ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया। प्लानिंग के बाद अगला क्या आता है? अगला आता है हमारा ऑपरेशनल वेरिएंस। अब सर ऑपरेशनल वेरिएंस में क्या है? हाँ, ऑपरेशनल वेरिएंस में हम जो है ना वो क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि भाई जो इन एक्चुअल माल इस्तेमाल हुआ है और जो होना चाहिए था, यानी कि हम लेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। ज़रा गौर से इस बात को देखना। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि अगर रिवीजन हो जाती, अगर चीज़ें तब्दील हो जाती, अगर हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स को जो है वो अपडेट कर लेते तो हमारे हिसाब से तो एक यूनिफॉर्म पर 2.2 मीटर लगना चाहिए और अगर आप 24,000 यूनिफॉर्म्स बना रहे हो तो 24,000 इंटू 2.2 यानी कि आपके यूनिफॉर्म्स बनने के लिए लगना चाहिए 52,800 मीटर्स, ठीक है ना? रिवाइज्ड वाली वैल्यू, क्योंकि ये अपडेट हो जाता तो क्या होता? अपडेट हो जाता तो मैं ये बोलता कि भाई 24,000 यूनिफॉर्म्स 52,800 मीटर्स में बन जाने चाहिए। और ये यूनिफॉर्म्स एक्चुअली कितने मीटर में बने हैं? ये एक्चुअली बने हैं 54,400
560 मीटर्स में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 52,800 माइनस 54,560 विच मीन्स के 1760 मीटर ज़्यादा कपड़ा लगा है। मल्टीप्लाइड बाई 3 का रेट, तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको 3 के रेट से, तो ये आ जाता है 5280 का एडवर्स, 5280 का एडवर्स, 5280 का एडवर्स। ठीक है, यानी कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर को ये बोलूँगा कि तुम 5280 के एडवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर देते तो ये यूनिफॉर्म्स जो तुमने बनाए हैं 24,000, इसमें 52,800 मीटर्स का कपड़ा लगना चाहिए, मटेरियल लगना चाहिए। तुमने 54,560 मीटर्स कपड़ा लगाया है, मटेरियल लगाया है, ज़्यादा लगाया है, और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, तुम इसके अकाउंटेबल हो। लेकिन मैं इसको ये नहीं बोलता कि तुम 14,400 के भी अकाउंटेबल हो, बिकॉज ये 14,400 क्यों आया? ये तो इसलिए आया कि तुम्हारे जो स्टैंडर्ड्स थे वो अपडेटेड नहीं थे। पिछले स्टैंडर्ड पिछले डिज़ाइन के यूनिफॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ था, जिसमें वेस्ट बैंड नहीं था तो कपड़ा लगना ही कम था। नया जो यूनिफॉर्म है उसमें वेस्ट बैंड भी है तो कपड़ा लगना ही ज़्यादा था। उसकी अपडेट ना होने की वजह से जो वेरिएंस आया, यानी कि जो प्लानिंग वेरिएंस आया, उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में बोलते हैं कैलकुलेट दी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज फॉर द मंथ ऑफ फेब। हमें लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस मालूम करना है। अगेन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में 2 रूट्स होंगी। तो अगले पार्ट पर चलते हैं और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारे पास वैसे क्या होता है, हमारे पास टोटल लेबर के वेरिएंसेस की 2 रूट्स होती हैं। एक हमारा लेबर का रेट वेरिएंस होता है और एक हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। और फिर इसमें रेट वेरिएंस में ऑपरेशनल और प्लानिंग दोनों होते हैं और एफिशिएंसी वेरिएंस में भी ऑपरेशनल और प्लानिंग दोनों होते हैं। ठीक है, हमें अभी किस पे फोकस करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस जो होंगे उसको कैलकुलेट करना है, ऑपरेशनल वाले भी और प्लानिंग वाले भी। ठीक है भाई, अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी? चलें यहाँ पर इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस होंगी। आम हालात में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते थे? हम स्टैंडर्ड रेट को बाहर रखते थे और ब्रैकेट में हम देखते थे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इसके लिए आपको बेसिक वाली चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। मैंने वीडियो लेक्चर भी भेजा होगा या आपको बुक से F2 वगैरह जो भी आपका रेलेवेंट मटेरियल है वो देखना होगा। यहाँ पर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? एक चीज़ प्लानिंग होगी, एक चीज़ ऑपरेशनल होगी। प्लानिंग क्या होगा भाई? चीज़ें अपडेट नहीं हुई इसलिए। ऑपरेशनल क्या होगा भाई? चीज़ें अपडेट हो जाने के बाद क्या होना चाहिए इसलिए। तो अब वापस से हमारा जो प्लानिंग होगा, प्लानिंग में क्या आएगा? प्लानिंग में बाहर स्टैंडर्ड रेट आएगा, लेकिन ब्रैकेट में 2 चीज़ें आएंगी, ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है, अच्छा हमारे पास रेट कितना है भाई? रेट इसने बोला हुआ है कि 12 का पर आर है, 12 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कैसे आएंगे? ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स हमें मालूम करने पड़ेंगे। और वो कैसे मालूम करेंगे भाई? ओरिजिनली शुरू में जो बात हुई थी, इससे लिखा हुआ था कि द मैनेजर ऑफ द सीइंग डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड ईच ऑफ द न्यू ड्रेसेस टू टेक 10 मिनट्स टू मेक एज कम्पेयर टू 8 मिनट्स पर ड्रेस फॉर द ओल्ड स्टाइल। यानी कि ओल्ड स्टाइल में एक यूनिफॉर्म जो है ना, इसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मैनेजर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 8 मिनट में बन जाना चाहिए। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स पहले निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे भाई? कितने यूनिफॉर्म्स बनाए? 24,000 यूनिफॉर्म्स बनाए ना। तो 24,000 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 8 से, मिनट्स आ जाएंगे। इस मिनट्स को डिवाइड कर दो 60 से, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो 24,000 इंटू 8 कितना होता है? 24,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 60 इज 3,200, 3,200 आवर्स हो गए। ठीक है ना, 3,200 घंटे हो गए। ये हैं आपके ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि भाई पहले जो यूनिफॉर्म बनता था वो 8 मिनट में बन जाता था। 2400 यूनिट्स बनाने के लिए 2400 यूनिफॉर्म्स 24,000 यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए 3,200 घंटे लगने चाहिए थे एज पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अगर ये स्टैंडर्ड्स डेवलप हो जाते, ये स्टैंडर्ड चेंज हो जाते, ये स्टैंडर्ड्स अपडेट हो जाते, तो नया यूनिफॉर्म जो है वो 10 मिनट में बनना चाहिए। लिहाजा 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 60, तो 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 जो है वो बनता है आपका 4,000। ये बन जाता है आपका 4,000
और ये अगर 4000 बन जाता है तो आपके पास जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स हैं वो 4000 है, यानी कि ये जो आपने एक्चुअली यूनिट्स बनाए हैं अगर स्टैंडर्ड्स अपडेट हो जाते तो उस हिसाब से 4000 घंटों में ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो 800 नेगेटिव इंटू 12 विच इज़ 9600 का एडवर्स, 9600 का एडवर्स, 9600 का एडवर्स। ठीक है, ये वेरिएंस इसलिए आया क्योंकि स्टैंडर्ड्स अपडेटेड नहीं थे। दूसरा हमारा क्या होता है ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑपरेशनल वेरिएंस कैसे आएगा, स्टैंडर्ड रेट बाहर, ब्रैकेट में क्या आएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। यानी कि रिवीजन अगर हो जाती तो हमारी कंपनी बोलती मैनेजर साहब 4000 घंटों में 24000 यूनिफॉर्म्स बनाने हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। और एक्चुअल क्या है भाई, एक्चुअली कितना टाइम लगा है, एक्चुअली जो है ना हमारी कंपनी में 24 मजदूर हैं, हर मजदूर 160 आवर्स काम करता है एक महीने में, तो 24 इंटू 160 ज़रा करो पहले, तो कितना आता है 3840, यानी कि 3840 घंटे काम हुआ है फैक्ट्री में, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट जो कि 12 का है। ठीक है ना, तो 4000 माइनस 3840 इंटू 12 विच इज़ 1920 का फेवरेबल, 1920 का फेवरेबल। तो जनाब यहाँ पर जो मेरा मैनेजर होगा ना, जो लेबर को जो है वो देखता रहता है कि लेबर ढीली तो नहीं पड़ गई है, काम पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं उसको बोलता वाह यार तुमने कंपनी के 1920 रुपए बचाए हैं, तुमने एक फेवरेबल वेरिएंस किया है, रादर देन मैं उसको 9600 के लिए क्रिटिसाइज करूं। मैं इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिकॉज ये जो डिफरेंस आ रहा है ये तो इसलिए आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स अपडेटेड नहीं थे। अगर स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होते, अगर चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड होते तो फिर तो उसने मेरे 1920 रुपीज़ बचाए हैं, सेव करें। ठीक है, अच्छा सवाल ने पूछा था कैलकुलेट दी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज फॉर द मंथ ऑफ फेब। अच्छा एक और काम भी कर सकते हो, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। 9600 और 1920 को नेट ऑफ कर 9600 माइनस 1920 इज 7680 का 7680 का एडवर्स, ये नेट वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में बोलते हैं असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ फेब। 8 मार्क्स, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूं और उसके बाद उसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, अच्छा जी डिस्कस करते हैं इस थियोरेटिकल पार्ट को। ठीक है, लिखा हुआ है द प्रोडक्शन मैनेजर डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द चेंज इन द डिजाइन ऑफ द ड्रेस as this change was requested by the client। यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर को हम जो ड्रेस चेंज हुआ है, ड्रेस का डिज़ाइन चेंज हुआ है और उसकी वजह से जो मीटर या मटेरियल लग रहा था वो ज़्यादा लग रहा था, उसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते बिकॉज वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो तो उसको यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल वालों ने बोला कि भाई इस तरह से चेंज कर दो और वेस्ट बैंड ऐड कर दो, उसकी वजह से अगर ज़्यादा मटेरियल लग रहा है तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर तुम ज़्यादा मटेरियल लगा रहे हो, तुम इसके जिम्मेदार हो। Similarly, it was not his fault that the company accountant responsible for updating the standard cost was off sick and therefore unable to update these standards। इसी तरह से अगर कंपनी का अकाउंटेंट बीमार है और वो स्टैंडर्ड्स को अपडेट नहीं कर सका उसकी वजह से अगर कोई वेरिएंस आ रहा है तो उसके लिए मैं प्रोडक्शन मैनेजर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। Therefore, the production manager should only be judged only by those variances over which he has control, which are the operational variances। हमें प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ और सिर्फ उन वेरिएंसेस का जिम्मेदार ठहराना चाहिए जो उसके काबू में है, जो उसके कंट्रोल में है, जिसको वो कंट्रोल करता है। फिर इससे मटेरियल्स के बारे में लिखी बात, नो ऑपरेशनल वेरिएंसेस अरोज इन रिलेशन टू मटेरियल प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो निल था, जीरो था। जो हमने एक्चुअल प्राइस पे की है और जो रिवाइज प्राइस थी वो दोनों सेम थी। ठीक है, अब प्लानिंग वेरिएंस of 8184 favorable does arise, but the production manager cannot take credit for this as the material chosen by GPST for the new dresses just happens to be cheaper। वो ये कहता है कि भाई ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है इसमें से मटेरियल प्राइस का ऑपरेशनल वेरिएंस तो जीरो आया था तो प्रोडक्शन मैनेजर को कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। प्लानिंग वेरिएंस 8184 का फेवरेबल आ रहा था लेकिन उसका क्रेडिट भी प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं जाएगा बिकॉज ये फेवरेबल तो इसलिए आ रहा था कि वो जो स्कूल थी उसने एक नई तरह का मटेरियल आप लोगों को बोला कि ये इस्तेमाल करना और स्कूल ने बता दिया कि भाई ये सस्ता आएगा 5%, तो उसका क्रेडिट हम प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं देंगे। आगे लिखते हैं एज रिगार्ड्स यूजेज एंड एडवर्स वेरिएंस ऑफ 5280 अरोज, दिस सजेस्ट दैट इवन विद द रिवाइज्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बीइंग टेकन इनटू अकाउंट, staff still used more than 2.2 meters on average to produce each dress।
जो हमारा यूजेज वेरिएंस है वो एडवर्स आ रहा था और वो ये बता रहा था कि यार अगर हम रिवाइज क्वांटिटी पर भी जाते हैं और फिर भी हम वेरिएंसेस निकाल लिए हमने, तो हमें ये पता चला कि ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहा था और इसलिए उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए. दिस इज प्रोबेबली बिकॉज दे हैड टू लर्न अ न्यू स्विंग टेक्निक एंड दे प्रोबेबली मेड सम मिस्टेक्स रिजल्टिंग इन सम वेस्टेज. द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस as it may have been caused by insufficient training. However, the labor efficiency variance below shed some more light on this. वो बोलते हैं कि ये यूजेज वेरिएंस शायद इसलिए एडवर्स आ गया क्योंकि वो नई तरह के ड्रेसेस थे, तो कुछ टाइम लगेगा लेबर को ये चीज़ सीखने में कि उन ड्रेसेस को किस तरह से बनाना है और कुछ मटेरियल ज़ाया हो रहा होगा. लेकिन ये कहता है कि यार मैनेजर थोड़ा सा इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए है बिकॉज इसका मतलब ये हो गया कि उसने लेबर की अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करवाई. ठीक है. अच्छा, फिर लेबर के वेरिएंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस वाज फेवरेबल विच सजेस्ट गुड परफॉर्मेंस बाय द प्रोडक्शन मैनेजर. ये हमने कैलकुलेट किया था. स्टाफ टुक लेस देन एक्सपेक्टेड रिवाइज्ड 10 मिनट्स पर ड्रेस. However, when we looked at in combination with the material usage operational variance above, it could be inferred that the staff may have rushed a little and consequently used more material than necessary. वो ये बोलता है कि भाई लेबर का जो एफिशिएंसी का ऑपरेशनल वाला पार्ट था वो फेवरेबल आ रहा था और वो ये बात बता रहा है कि यार अच्छी बात है कि लेबर ने जो चीज़ 10 मिनट में रिवाइज टाइम के हिसाब से बनानी थी, अगर आपके सामने सवाल हो आप देखोगे तो उससे भी कम टाइम लिया. लेकिन वो ये कहते हैं कि यार इसको अगर तुम यूजेज वेरिएंस के साथ जो है वो लिंक करो तो तुम्हें ये पता चल रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस तो फेवरेबल आ रहा है. लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लेबर जो था वो जल्दी जल्दी बस ड्रेसेस बना रहा है जल्दी जल्दी बना रहा है ताकि एफिशिएंसी वेरिएंस जो लेबर का है वो फेवरेबल आ जाए और उसकी वजह से बहुत सारा मटेरियल ज़ाया हो रहा है जो कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस में नजर आ रहा है हमें. When both of the operational variances are looked at together, the adverse material usage variance, अगर हम operational variances को सिर्फ और सिर्फ देखें तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है ना वो 5280 का क्या आ रहा था? एडवर्स आ रहा था. फार आउटवेज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ 1920. इसकी कैलकुलेशन भी आपके पास मौजूद है. Consequently, it could be concluded that overall the manager's performance was somewhat disappointing. देखो मैनेजर ऑपरेशनल वेरिएंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो बोलते हैं कि यार एक जगह पर 5280 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है ऑपरेशनल का और एक जगह पर 1920 का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है. तो नेट जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी तो नहीं है ना. नेट जो अगर मैं ऑपरेशनल वेरिएंसेस को करूं तो वो तो 3360 के एडवर्स आ रहे हैं. ठीक है जनाब. तो अब आपने इस सवाल को कंप्लीट करना है, इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं और लिखी हुई सारी चीज़ों को दोबारा से आपने लिखना है और फिर हमें डिस्कस करना है. बहुत शुक्रिया.